हेलो बटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन डेटा क्लीनिंग की सीरीज में एक नया वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा डेटा क्लीनिंग का। डेटा को क्लीन कैसे करने का, लोड कैसे करने का, ट्रांसफॉर्म कैसे करने का, ये अपन देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, या जाकर विजिट करने का, आर्टिकल्स पढ़ने का। ठीक है, अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने प्यारे पावर बीआई में। ठीक है, तो बात ऐसी है कि अपन ने एक पहले वीडियो बना के रखा है डेटा क्लीनिंग का। ठीक है, पार्ट 1, ये उसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ पर डायरेक्टली उस लिस्ट पे चला जाता हूँ। ये देखो कि लिस्ट अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, है ना, जिसमें अपन ने ये पॉइंट ए और पॉइंट बी कवर किया था। गेट डेटा इन पावर बी पावर क्वेरी एडिटर, और उसके बाद शेप द इनिशियल डेटा, है ना। अब शेप द इनिशियल डेटा में क्या क्या आता था? अंडरस्टैंड यूर डेटा, आइडेंटिफाई कॉलम्स हेडर, प्रमोट हेडर्स, है ना, रीनेमिंग, रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स और रोज, है ना, पाइवोट और अनपाइवोटिंग। तो ये सारी चीज़ें शेप द इनिशियल डेटा में आता था। तो अपन ने ये सारे देखे, ये 5 स्टेप्स। आज अपन क्या देखेंगे? आज अपन उसका नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट या नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको कहते हैं सिंप्लीफाई द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ये 4-5 जो पॉइंट्स होंगे ना, वो देखेंगे। इसमें क्या आता है? स्प्लिट कॉलम्स, है ना, रिप्लेस ब्लैंक वैल्यूज या डीलिंग विथ नल वैल्यूज, उसके साथ कैसे डील करने का, है ना, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, है ना, या फिर डेटा को फर्दर फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है। तो ये देखेंगे आज अपन। ठीक है, तो ये सी सेक्शन देखेंगे अपन, समझे? ओके, तो मैंने ऑलरेडी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है और पावर क्वेरी एडिटर पे लोड कर दिया है। ठीक है, तो ये अपना सेल्स टेबल है जो पुराना वाला, वही। अब डेटा को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है डेटा में। जैसे ये टाइम फ्रेम वाला एक कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें डेट है और टाइम है ना। फिर एक फुल नेम वाला कॉलम हो गया। ठीक है, नेम अंडरस्कोर सरनेम, ऐसा इस फॉर्मेट में है ना। फिर रीजन वाला कॉलम है। फिर एक प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडीज है, इसमें नल वैल्यू भी है कुछ। ठीक है, उसके बाद चैनल वाला कॉलम है, उसके बाद एक यूनिट वाला कॉलम है। यूनिट वाले कॉलम में देखो कुछ नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज दिख रही है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि मेरे पास ब्लैंक वैल्यू नहीं है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा ब्लैंक वैल्यू दे देता हूँ मेरे डेटा में। जैसे मैं इस यूनिट में ही कुछ ब्लैंक वैल्यूज दे देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास कुछ ब्लैंक वैल्यूज भी है, कुछ नल वैल्यूज भी है ना। तो उस ब्लैंक और नल के साथ कैसे डील करने का, ये भी अपन देखेंगे। ओके, तो ये रहा अपना डेटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बोले तो? फर्स्ट स्टेप है अपनी स्प्लिट द कॉलम्स। ठीक है, सी सेक्शन में स्प्लिट द कॉलम्स। तो चलो कॉलम को स्प्लिट करते हैं। अब मेरे पास देखो ये फर्स्ट कॉलम है टाइम फ्रेम, मैं इसी को स्प्लिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा कि डेटा थोड़ा तितर बितर है। मतलब और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मुझे डेट दिखाई दे रही है, उसके बाद टाइम दिखाई दे रहा है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि डेट और टाइम ये अलग अलग कॉलम में हो, तो स्प्लिट हो जाए, तो एक कॉलम 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो कैसे करने का? कॉलम को सिलेक्ट मारो, पहले कॉलम को सिलेक्ट मारो। जैसे मैं टाइम फ्रेम कॉलम को सिलेक्ट मारा, ठीक है, उसके बाद जाने का फिर देखो स्प्लिट कॉलम वाला ऑप्शन है। तो स्प्लिट कॉलम वाले ऑप्शन में 5-6 ऑप्शन है। तो स्प्लिट किससे करना चाहते हो? कोई डेलीमीटर देकर स्प्लिट करना चाहते हो, उस पोजीशन से स्प्लिट करना चाहते हो, कैरेक्टर की पोजीशन से, या कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्प्लिट करना चाहते हो, अपने हिसाब से। ठीक है, तुम जो सही समझो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक डेमो के लिए डेलीमीटर से स्प्लिट करके दिखाता हूँ। डेलीमीटर पे मैंने किक मारा, किक नहीं मारा, आई मीन क्लिक मारा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट द एंटर डेलीमीटर, तो कस्टम नहीं, मैं स्पेस दे देता हूँ। देखो स्पेस दे देता हूँ, डेलीमीटर एज अ स्पेस दे दिया। क्या हुआ कि डेट के बाद स्पेस दिखाई दे रहा है, डेट के बाद स्पेस, और स्पेस के बाद आता है टाइम। करेक्ट, तो ये स्पेस तुम दे सकते हो। ओके, और कस्टम में मैं कुछ नहीं दे रहा, आई मीन एडवांस में कुछ नहीं दे रहा। ई चौकरस नहीं, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जो सबसे लेफ्ट में होगा वही स्पेस पकड़ेगा और उससे वो स्प्लिट कर देगा। मैं इसको ओके दबाता हूँ। ये देखो ये क्या क्या उसने कि उसको जो पहला लेफ्ट साइड में जो पहला स्पेस मिला, उसके बाद वाला जो भी ये था टेक्स्ट था या फिर जो भी कंटेंट था, उसके लिए उसने नया कॉलम बना दिया, है ना। तो 2 कॉलम तैयार हो गए। देखो टाइम फ्रेम 1 और टाइम फ्रेम 2, 2 कॉलम हो गए। अब इस कॉलम को मैं रीनेम कर सकता हूँ। जैसे इस कॉलम का नाम दे सकता हूँ मैं डेट,
है ना। और ये दूसरे इसका नाम देता हूँ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम ही रहने देते इसको, है ना, टाइम फ्रेम ही रहने देते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट किया जा सकता है। और एक तरीका बताओ स्प्लिट का, देखो जैसे फुल नेम होता है, या फुल नेम को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ दो नेम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कैसे करने का, मैं अभी दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। शायद यहाँ पर भी राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट का ऑप्शन आना चाहिए। देखो स्प्लिट कॉलम, ठीक है, मैं डेलीमीटर से ही करता हूँ स्प्लिट। यहाँ पे अंडरस्कोर है ना, तो मैं अंडरस्कोर से करता हूँ। देखो ये कस्टम, यहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं कस्टम पे चला जाऊंगा, कस्टम पे मैं अंडरस्कोर दे दूंगा। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले डिटेक्ट कर लिया कि अंडरस्कोर से तुम ये करो, उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। देखो अंडरस्कोर से वो स्प्लिट हो गया, है ना। फुल नेम इसमें, आई मीन फर्स्ट नेम इसमें, और सेकंड नेम आई मीन लास्ट नेम इसमें आ गया, करेक्ट। तो मैं फिलहाल इसको बैक करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा उसको स्प्लिट नहीं कराने का है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा काम करना है। तो मैं डेमो पर्पज़ के लिए वो बता रहा था। तो इस तरह से हम कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है इसमें स्प्लिट कॉलम में, जैसे पोजीशन हो गया, है ना, अपर केस लोअर केस हो गया, जहाँ पर भी लोअर केस दिखा रहा है या अपर केस दिखा रहा है तो वहाँ से वो स्प्लिट हो सकता है ना। डिजिट टू नॉन डिजिट, ये भी मतलब ऐसे काम के है। तो ये एक बार ट्राई करो, ये सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, सेकेंड ऑप्शन है रिप्लेसिंग ब्लैंक वैल्यूज, है ना, रिप्लेसिंग ब्लैंक वैल्यूज एंड डीलिंग विथ नल वैल्यूज। तो पहले रिप्लेसिंग ब्लैंक वैल्यूज ले, इसको कैसे करने का, ब्लैंक दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लैंक मेरे पास ना, हाँ ये कोई यूनिट वाले, इस यूनिट वाले कॉलम में देखो कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना। तो ब्लैंक कब आता है और नल कब आता है, अब ये सोचने लायक बात है। नल तब आता है जब तुमने तुम्हारे सोर्स फाइल में, जो ओरिजिनल फाइल थी, जो भी डेटाबेस है या फिर जो भी एक्सेल की फाइल है तुम्हारी, तो उसमें अगर तुमने कुछ दिया ही नहीं, वो ब्लैंक छोड़ दिया उधर, तो पावर बीआई में या पे पावर क्वेरी एडिटर में वो नल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नल। पर ब्लैंक कब दिखाई देगा, ब्लैंक तब दिखाई देता है जब वहां पे कोई वैल्यू है पर पावर बीआई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, या फिर ओरिजिनल फाइल में किसी ने कुछ स्पेस दिया है बस, तो वो स्पेस को भी यहाँ पर एज अ स्पेस से शो करेगा, है ना। तो स्पेस थोड़ी दिखते ही, तो इस हिसाब से तो ये चीज़ है। तो ब्लैंक और नल वैल्यू इस तरह से शो होती है। बट उसको आइडेंटिफाई कैसे करने का, देखो मेरे पास लिमिटेड रोज है तो इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे रियल टाइम डेटा में आई मीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रोज होंगे, 1 लाख रोज तक भी हो सकते हैं। तो उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करने का कि ब्लैंक है या नहीं, या फिर उसमें रिप्लेस कैसे करने का, कोई ब्लैंक हो तो उसको रिप्लेस कैसे करने का, तो वो मैं बताता हूँ। ये देखो अपना क्या था कि रिप्लेसिंग ब्लैंक वैल्यूज है ना, तो अपन रिप्लेस ऑप्शन पे जाते हैं। मेरे पास रिप्लेस ऑप्शन होगा, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में देखो रिप्लेस वैल्यूज ये ऑप्शन है, मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। अगर मेरे पास एरर होगा तो एरर को भी रिप्लेस किया जा सकता है किसी और वैल्यू के साथ, ठीक है। मैं फिलहाल रिप्लेस वैल्यू की ऑप्शन पे ही जाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। अगर ब्लैंक है, देखो ये ब्लैंक है तो इसमें ब्लैंक ही छोड़ता हूँ, ठीक है। ब्लैंक है तो मैं उसको रिप्लेस मारूंगा किसके साथ, किसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, या किसी रैंडम वैल्यू के साथ, या फिर किसी रिलेटिव वैल्यू के साथ, ठीक है। जैसे मेरे पास तो अभी मैं डेमो के लिए एन लिख के रख रहा हूँ, इसके साथ मुझे रिप्लेस करना है ब्लैंक वैल्यूज। ये देखो जो भी ब्लैंक थे उसको एन के साथ उसने रिप्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, मैं और क्या रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, देखो ये जो रिप्लेस करने का तरीका है ना, मतलब ये अपने हिसाब से रिप्लेस नहीं करने का, ये पहले अपने सीनियर से या फिर किसी डेटा इंजीनियर से अपने ग्रुप में पूछ लेने का कि भाई ये इसके ब्लैंक वैल्यूज़ को या नल वैल्यूज़ को किससे रिप्लेस करने का, है ना। नहीं तो अपने हिसाब से रिप्लेस कर दोगे और फिर विजुअलाइजेशन अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पहले डेटा इंजीनियर को पूछ लेने का कि किस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये तो रिप्लेस हो गया ब्लैंक वैल्यूज। उसके बाद डीलिंग विथ नल वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिंग विथ नल वैल्यूज में ना 3-4 चीज़ें आती है। देखो तुम क्या कर सकते हो, जहाँ पर भी तुम्हें नल दिखे तुम ये एंटायर रो डिलीट कर सकते हो। मेरी बात हो, ये देखो यहाँ पर नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो पूरा पूरा वैल्यू तुम डिलीट कर सकते हो, पूरा पूरा रो डिलीट कर सकते हो, या फिर जहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो पूरा का पूरा रो डिलीट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है अपने पास,
बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब तुम रो डिलीट करते हो तो बाकी कॉलम का भी वैल्यूज डिलीट हो रहे हैं ना। ये देखो, ये पूरा रो डिलीट हो रहा है, मतलब बाकी कॉलम्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो वो भी चला जाएगा, है ना। इसका भी डर होता है एक। तो ऐसे चीज में ना, जो वही रो डिलीट मारना, तभी रो डिलीट मारना जब वो कॉलम या फिर वो रो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है विजुअलाइजेशन के लिए, है ना। तो उस केस में ये ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, ये डिलीट वाला रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है अपने पास, फिल अप एंड फिल डाउन ऑप्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिल बैकवर्ड और फिल फॉरवर्ड भी कहते हैं डेटा एनालिसिस टर्म में, बट अपने पावर बीआई में इसको कहते हैं फिल अप एंड फिल डाउन ऑप्शन। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तब देखो, पहले कॉलम सेलेक्ट कर लेने का, मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। मैं एक काम करता हूँ यार, ये कॉलम ना बहुत दूर है, मैं इसको ना ऐसे इधर खींच लेता हूँ। तुम ऐसे कर सकते हो, बाय द वे ऐसे मूव कर सकते हो ड्रैग करके, ठीक है। तो ये रहा अपना यूनिट कॉलम, ठीक है। इसमें नल वैल्यूज को मेरे को ना क्या करना का है, फिल करने का है किसी और वैल्यू के साथ, इसके वैल्यू के साथ। अब देखो, मैं इस नल वैल्यू को मैं इसके ऊपर वाले वैल्यू के साथ फिल कर सकता हूँ या इसके नीचे वाले वैल्यू के साथ फिल कर सकता हूँ। नल वैल्यू के ऊपर क्या है, 2, तो मैं 2 के साथ फिल कर सकता हूँ, या नीचे क्या है, ब्लैंक, या फिर नीचे कोई और वैल्यू भी होगी तो उसके साथ फिल कर सकता हूँ। इसको कहते हैं फिल अप या फिल डाउन, ठीक है। मैं पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ट्रांसफॉर्म टैब में ये फिल का ऑप्शन है, देखो फिल, इसमें फिल अप फिल डाउन। मैं फिल डाउन करता हूँ पहले, तो फिल डाउन क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही नीचे आके फिल हो जाएगी, इसको कहते हैं फिल डाउन। मैं इसको निकाल देता हूँ अप्लाइड स्टेप से और फिल अप करके देखते हैं। देखो, उसी फिल वाले ऑप्शन पे जाके फिल अप करता हूँ तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो ब्लैंक वैल्यू था उससे वो फिल अप हो गया। तो ये है फिल अप और फिल डाउन, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम वैल्यूज फिल कर सकते हो। और क्या है अपने पास भाई, रिप्लेस विथ डिफॉल्ट वैल्यूज और कैलकुलेटेड कॉलम। अब देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यूज है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसके साथ तुम वो नल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो, ठीक है। एक कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो सेपरेटली, और उसमें वो वैल्यूज शो कर सकते हो कि हाँ भाई ये नल है यहाँ पे, हाँ भाई ये ब्लैंक है यहाँ पे, है ना। तो इज ब्लैंक वाला भी एक फंक्शन आता है डैक्स में, ठीक है। इज नल वाला भी फंक्शन आता है डैक्स में। तुम ऐसे एक मेजर भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर कैलकुलेटेड कॉलम में ये जो 2 फंक्शंस है ये तुम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कैलकुलेटेड कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, आई मीन कस्टम कॉलम बनाता हूँ, और उसमें बताता हूँ कि ये किस तरह से शो हो सकता है, ठीक है। देखो, मैं जाता हूँ ऐड कॉलम वाले सेक्शन पे, जो ऊपर ऐड कॉलम्स, ठीक है, उसमें होता है कस्टम कॉलम ऑप्शन। इस कस्टम कॉलम को कर देता हूँ मैं सिलेक्ट। जैसे कस्टम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमको लिखनी है एम क्वेरी, ठीक है। फिर इसका नाम दे देते हैं कस्टम कॉलम 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। वो अपने रिलेवेंट नाम दे सकते हो। अब इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे अपन को लिखनी है एम क्वेरी या एम लैंग्वेज में जो भी फंक्शन लिखते हैं वो। मुझे करना है यूनिट्स पे, तो मैं यूनिट्स ले लेता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कॉलम से अपने यूनिट्स इज इक्वल टू, इफ कंडीशन लिखता हूँ, सॉरी मैं इफ कंडीशन लिखना भूल गया। इफ यूनिट्स इज इक्वल टू नल, यहाँ पर भी तुम्हें नल दिखे, एन उसको रिप्लेस करो किसके साथ, 1 के साथ, एल्स 0 दिखाओ। सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो। इफ यूनिट्स इज इक्वल टू नल, मुझे 1 दिखा, अदरवाइज 0 दिखा। मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो एक मेरे लिए नया कॉलम तैयार कर देगा। मैं इस कॉलम को भी ऐसे ओढ़ लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, जहां पर भी उसको नल दिखाई दे रहा उसने वहां पे 1 पुट करा, और दूसरे कॉलम पे 0 पुट करा, यानी दूसरे वैल्यूज पे 0 पुट करा। तो इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नल वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका होगा। मैं इसको फिलहाल निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। इसके नीचे देखो रिप्लेस विद डिफॉल्ट वैल्यूज, या फिर कुछ इम्प्यूटेशन भी होते हैं, तुम इम्प्यूटेशन के साथ भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब ये थोड़ा ना हार्डकोर डेटा एनालिसिस हो गया जो मैं नीचे बता रहा हूँ। ये देखो ये सिलेक्टेड है, मीन इम्प्यूटेशन, मीडियन इम्प्यूटेशन या मोड इम्प्यूटेशन। अब ये क्या होता है भाई, ये समझने वाली बात है, ये हर कोई नहीं बताएगा। देखो, ये तुम अपने आप से नहीं कर सकती, डेटा इंजीनियर करता है मोस्टली ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैं डेटा इंजीनियर को पूछ लेने का, ये मीन के साथ तुमके कोई इम्प्यूटेशन लगानी है कि नहीं लगानी है।
मीन, मीडियन और मोड क्या होता है? वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मीन माने एवरेज। तुम्हें जिस कॉलम पे वैल्यूज रिप्लेस करनी है नल के साथ या फिर ब्लैंक के साथ, तो तुम्हें ना उस कॉलम के सारे वैल्यूज का मीन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मीन, मीडियन एंड मोड इन न्यूमेरिकल कॉलम पे ही लागू होता है, ये टेक्स्ट कॉलम पे लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मीन माने एवरेज, तो उस कॉलम का सभी वैल्यूज का एक मीन निकलेगा, एवरेज निकलेगा, और उस एवरेज के साथ आई मीन वो नल वैल्यूज रिप्लेस होगी। या फिर मीडियन निकाल सकते हो और मीडियन के साथ उस नल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। अदरवाइज तुम मोड निकाल सकते हो। मोड माने मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो उस कॉलम में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, ज़्यादा बार रिपीट हुई है, उसको कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोड। तो मोड के साथ तुम रिप्लेस कर सकते हो। इसको कहते हैं मीन इम्प्यूटेशन, मीडियन इम्प्यूटेशन और मोड इम्प्यूटेशन। अब इसका मैं डेमो तो नहीं दिखाऊंगा, ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे सेपरेट एम कोड लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे रिमूव करने का वो देख लेते हैं फटाक से। चल, अपने पास डुप्लीकेट वैल्यू है क्या? पहली बात तो ये देखते हैं। मेरे ख्याल से हाँ है। ये देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, और ये कॉलम थोड़े के लिए मिटा देता हूँ, ये ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, फुल नेम वाला कॉलम देखो। फुल नेम में एक वैल्यू है जॉन सीना नाम की। जॉन सीना नाम की वैल्यू ना 3-4 बार रिपीट हुई है ना, तो ये डुप्लीकेट है। तो इस डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करने का? तुम्हारे पास देखो, डुप्लीकेट वो केस सेंसिटिव होती है, तो पावर भी ही केस सेंसिटिव है ना, पावर क्वेरी एडिटर, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने का, जब भी तुम डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट मारोगे तब तो किस तरह से डिलीट मार सकते हो। अब ये जॉन सीना अपन को डिलीट मारना है ना, तो ये पहले मैं कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। एक और ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। तुम ट्रांसफॉर्म में जाते हो तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो होम पे जाते हो, हाँ होम पे ही मिलेगा। ये देखो, रिमूव रोज होता है ना, रिमूव रोज वाले ड्रॉप डाउन में भी तुम्हें रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम यहाँ से भी रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको क्लिक मारता हूँ, तुम देखोगे कुछ वैल्यूज कम हो गई, कुछ रोज ही कम हो गए, है ना। जो डुप्लीकेट चला गया तो पूरे रोज ही चले जाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सावधानी से करने का। अब फिर भी देखो, मेरे पास 2 जॉन सीना अभी भी है। अब ये कैसे हो गए? 4 जॉन सीना थे, उसमें से 2 चले गए और 2 अभी भी है। अब दिक्कत ये हो गई कि मैंने पहले बोला था कि पावर क्वेरी जो है केस सेंसिटिव होता है ना। तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे देखो, जो सीना का सी है ना, वो लोअर केस में है और नीचे वाले सीना का सी कैपिटल में है, अपर केस में। तो इसीलिए वो केस सेंसिटिव हो गया, इसीलिए वो डिलीट नहीं हो पाया, है ना। तो अपन ऐसी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग माने ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि सारे जो वैल्यूज़ है इस फुल नेम कॉलम में, एक तो लोअर केस में हो जाए या फिर अपर केस में हो जाए, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लोअर केस और अपर केस ऑप्शन है, मैं अपर केस कर लेता हूँ सबको। ये देखो, सब कुछ अपर केस हो गया। अब इसके बाद मैं करता हूँ डुप्लीकेट, आई मीन रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं इधर से राइट क्लिक करके कर लेता हूँ ना, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये देखो, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, फिर भी वो रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रिमूव? उसका एक रीज़न है। हो सकता है कि उसका लेंथ कम ज़्यादा हो। क्या हो सकता है? उसका लेंथ कम ज़्यादा हो। अब वो देखने में तो दोनों की लेंथ एक जैसी लग रही है, ऊपर वाले जॉन सीना की और नीचे वाले जॉन सीना की एक ही लग रही है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जो डेटा एंट्री करने वाला बंदा होता है, वो कभी कभार एक स्पेस भी दे देता है। वो स्पेस इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं, है ना। हो सकता है इसमें 1-2 स्पेस ज़्यादा हो, तो इसमें 1-2 स्पेस कम हो, तो उस स्पेस को भी काउंट करता है सिस्टम, इसीलिए वो उसकी लेंथ अलग अलग बता रहा है। मैं एक काम करता हूँ, उसकी लेंथ बता देता हूँ। देखो, उसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके मैं लेंथ वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे लेंथ देखो, थर्ड वाले की लेंथ है 9 और 5th वाले की लेंथ है 11। देखा, अलग अलग लेंथ है। तो ये बात है, मैं लेंथ वाला फिर से वापस अंडू कर लेता हूँ। ये देखो, 3rd और 5th, वो लेंथ अलग थी उसकी, क्योंकि उसमें स्पेस था। तो वो स्पेसेस निकालने के लिए, है ना, आजू बाजू से, आगे पीछू से स्पेस निकालने के लिए तुम्हें उसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो अपने पास ट्रिम का भी ऑप्शन है, उसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में ही जाने का, उसमें ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम करने का। ये देखो, तो डुप्लीकेट निकालने से पहले ट्रिम करना
एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। देखो अभी ट्रिम हो गया, तो अभी मैं उसको रिमूव डुप्लीकेट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, जैसे रिमूव डुप्लीकेट करूँगा, ये देखो वो जो दूसरा जॉन सीना था वो चला गया, अब एक ही जॉन सीना आ गया। अब हर एक वैल्यू एकदम यूनिक है अपने पास। तो ये होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये कुछ यूज केसेस हो गए उसके। ठीक है, मैं फिलहाल इन सारे स्टेप को अंडू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए तो नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे मैंने स्टेप्स अप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो भी है। अब लास्ट वाला क्या है भाई? लास्ट वाला है फॉर्मेट डेटा। अब वो फॉर्मेट डेटा वही है ट्रांसफॉर्म वाला, जिसमें ट्रिम का आता है, अपर केस का आता है, लोअर केस का आता है ना? तो वो देखते हैं, वो अपन ने थोड़ा बहुत देखा ही लिया अभी। ये देखो, इसमें जाओगे किसी भी कॉलम पे, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे लोअर केस, अपर केस है ना, कैपिटल ईच लेटर, ट्रिम, ट्रिम अपन ने अभी अभी देखा है ना, क्लीन, क्लीन माने कोई इनवैलिड कैरेक्टर होगा तो उसको वो क्लीन कर देगा, है ना। लेंथ, लेंथ अभी अभी देखा अपन ने, वो उस पूरे कैरेक्टर्स का लेंथ बताता है ना। तो यहाँ पर तुम्हें वो फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म में। एक और जगह पे मिलता है, तुम जाओगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाओगे, तो ट्रांसफॉर्म में या फिर फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको तुम ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर भी सेव टू सेम ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे दो और ऑप्शन है, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। मैं ऐड प्रीफिक्स कर लेता हूँ। तो देखो ये प्रीफिक्स के लिए मुझे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे प्रीफिक्स डाल देता हूँ, मिस्टर डॉट स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ओके कर लेता हूँ। ये देखो प्रीफिक्स ऐड कर दिया उसने उस कॉलम में हर एक वैल्यू के लिए, है ना। तो ये हो गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं। देखो इस तरह से तुम सिंप्लीफाई डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने डेटा के लिए। अपन ने कॉलम्स को स्प्लिट करा, रिप्लेस वैल्यूज करा, डीलिंग विथ नल करा, है ना। हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करा, है ना। डेटा को फॉर्मेट करा, जो बेसिक फॉर्मेशन होते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियो में ना मर्जिंग क्वेरीज और अपेंडिंग क्वेरीज देखेंगे। ठीक है, तो ये भी है नीचे, और तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह